गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से यानी जो सामान्य अपर्दन चक्र जो सिद्धांत पढ़ा था अपन ने डेविस का, उसके ही जैसा एक अपन दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ढाल का प्रतिस्थापन सिद्धांत। क्या है नाम है? ढाल का प्रतिस्थापन सिद्धांत। जो नदियां हैं जो अपर्दन का कार्य करती है, तो उन्हीं अपर्दन में जो अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने अलग अलग सिद्धांत के नाम दिए थे। तो डेविस ने दिया था ढाल का पतन सिद्धांत या सामान्य नदी चक्र सिद्धांत, ये अपन ने पढ़ा था डेविस का। तो आज अपन पढ़ रहे हैं पेंक का प्रतिस्थापन सिद्धांत। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो डेविस जो महोदय थे उन्होंने कहा था कि जो अपर्दन होता है जो नदियों का, वह अपर्दन एक बार पूरा उत्थान होगा और उसके बाद में अपर्दन होना शुरू होगा, ये क्रिया। और जबकि पेंक ने क्या कहा था कि जब अपर्दन हो रहा है तो उसी के साथ साथ में उसका क्या, जब उत्थान हो रहा है कोई भी स्थल का तो उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है, पतन भी हो रहा है या अपर्दन भी हो रहा है। कोई भी चीज अगर कोई पहाड़ बन रहा है तो एक तरफ उसका उत्थान हो रहा है बनने की क्रिया और एक तरफ उसकी नष्ट होने की क्रिया हो रही है। जब दोनों साथ साथ आए तो पेंक होगा। अब जब दोनों साथ में नहीं आए तब आपका क्या होगा, डेविस होगा। और एक और सिद्धांत उन्होंने एक और बात बताई कि जो पेंक का जो प्रतिस्थापन सिद्धांत है, इसमें जो शीर्ष कोण रहते हैं वो स्थिर रहते हैं और जो धीरे धीरे बीच का जो भाग है वो अपर्दित होता रहता है। जबकि डेविस के सिद्धांत में जो शीर्ष कोण थे वो भी धीरे धीरे अपर्दन होकर वे एक सपाट मैदान के रूप में, समतल प्राय मैदान के रूप में अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं और अंतिम एक समतल मैदान का निर्माण करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, मैदान का निर्माण करते हैं लेकिन जो शीर्ष कोण है वो हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, फिर मैं आपको एक बार और बताऊंगा। जैसे ढाल का प्रतिस्थापन सिद्धांत ये दिया था आपके पेंक महोदय, वाल्टर पेंक महोदय ने। ये क्या कहते हैं कि जब ये क्रिया कहाँ होगी, जहां पर नदियां होगी यानी आर्द्र क्षेत्र होगा, आर्द्र क्षेत्र होगा जहां पर आर्द्र प्रदेश होंगे। जैसे पेंक के अनुसार आर्द्र प्रदेशों में, कहां पर, आर्द्र प्रदेशों में नदियां अपर्दन का कार्य करती है। क्या करती है? नदियां अपर्दन का कार्य करती है। जो ये अपर्दन का कार्य है यही इनका क्या है, एक प्रमुख दूत माना जाता है। अपर्दन नदियों द्वारा जो अपर्दन का कार्य होता है, ये जो अपन कह सकते हैं कि अपर्दन का एक प्रमुख दूत के रूप में माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं, किसी भी प्रदेश में उत्थान के प्रारंभ होने के साथ ही अपर्दन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था पेंक ने। यानी जैसे भी आपका उत्थान का कार्य शुरू होगा, कोई भी स्थल बनना शुरू होगा, उसके साथ साथ उसका अपर्दन भी होना शुरू हो जाएगी। ये कहा था पेंक ने, दोनों साथ साथ। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। यानी कोई भी जो पर्वत है, पठार है, वो कभी एक दिन में या 2 दिन में कभी नहीं बनता, यानी अल्पकाल में नहीं बनता। यह बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई साल लग जाते हैं इनको बनने के लिए भी, कई लाखों वर्ष लग जाते हैं और उनके बाद में ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसको अपन सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। ये धीरे धीरे विकास होता रहता है। जैसे अपन बात करते हैं आगे, यह प्रक्रिया लंबे समय तक क्या चलती रहती है, यानी उत्थान भी होता रहता है और अपर्दन भी होता रहता है और लास्ट में एक अंतिम समय में जो स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। जैसे मुख्य नदी के साथ साथ जो सहायक नदियां होती है, जब मुख्य नदी के साथ साथ जब सहायक नदियां भी अपना आधार तल अगर पूरा कर लेती हैं, यानी जहां से समुद्र का और नदियों का आधार तल है, जब वो बराबर हो जाएगा, आधार तल प्राप्त कर लेती है जब नदियां, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एक अपर्दन चक्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक अपर्दन चक्र। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी ये पहाड़ी ढाल है, जैसे यहाँ पर ये कोई पहाड़ी ढाल है, यहाँ से कोई नदी गुजर रही है, यहाँ से। अब यहाँ पर है आपका ये कोई समुद्र है, मान लो ये समुद्र, ये समुद्री भाग है, ये है आपका समुद्र, ये भाग समुद्र है। तो ये जो नदी यहाँ से निकल के आ रही है, ये जब तक आएगी, जब तक इसका जो मैदानी भाग है, मान लो ये असमतल है, तो ये इसको काटते हुए आएगी, फिर इस समुद्र में गिर जाएगी। जब इन दोनों का जो आधार तल है ये बराबर होगा, तभी ये पानी इसके अंदर आएगा। अगर यहाँ बीच का भाग अगर ऊपर उठा हुआ है इस प्रकार से, तो ये नहीं आएगा। तब ये इसको क्या करेगी, अपर्दन करेगी या अपना ये रास्ता परिवर्तित करके फिर ये चली आएगी।
जब नदी सागर में गिरती है, इसका मतलब जो नदी का अपर्दन तंत्र है और जो अपर्दन तल है, जो आधार तल और जो सागर का आधार तल है, वो लगभग अगर बराबर होगा तभी वो समुद्र के अंदर उसका पानी आएगा। फिर अपन बात करते हैं अपर्दन चक्र की प्रक्रिया में ढालों का क्रमिक परिवर्तन होता है, जो ढाल प्रतिस्थापन के रूप में होता है। अब जो डेविस ने कहा था और जो पेंक ने कहा था उसमें यहाँ पर एक अंतर है। जैसे देखो, मैं यहाँ एक दूसरा चित्र बना लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। जैसे देखो, ये जो पहले ये स्थिति रहेगी आपकी, ये स्थिति रहेगी प्रथम, यानी पहले ये स्थिति रहेगी, ठीक है। और फिर यहां पर धीरे धीरे क्या होगा, अपर्दन हो जाएगा यहां से, लेकिन ये वाला जो भाग है, ये वाला यहां से, ये वाला यहां से तो आपका अपर्दन हो जाएगा और ये इधर से इधर ऐसे चला जाएगा, यहां से अपर्दन हो जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। लेकिन जो ये शीर्ष कोण है, ये वाले, ये शीर्ष कोण है, ये जो मैंने डार्क लगा रखे हैं, ये हमेशा आपके क्या रहेंगे, पेंक के जो आधार तल की जो संकल्पना है, इस सिद्धांत के अनुसार ये जो स्तर भाग रहते हैं, ये वाले स्तर रहेंगे और नदियां बीच में से इसको क्या कर देगी, धीरे धीरे इसको अपर्दित कर देती। जो मैंने तीर के निशान लगाए, यहां से तो अपर्दन हो रहा है, लेकिन यहां से अपर्दन नहीं हो रहा यहां से, तो ये जो शीर्ष कोण है, ये हमेशा क्या रहेंगे, इसमें स्तर रहेंगे, लगभग स्तर रहेंगे। देखो, अपर्दन चक्र की प्रक्रिया में ढालों का क्रमिक विकास होता है। जैसे मैं बता देता हूं एक इधर वापस चित्र के माध्यम से, जैसे देखो ये है। अब पहले ये वाला जो आपके ढाल था यहां पर, जैसे मान लो तो ये वाला पहला ढाल है, ये वाला, इसको अपन ए नाम देते हैं। फिर ये दूसरा ढाल है, इसको बी नाम देते हैं। तो ये धीरे धीरे होगा और ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये हमेशा इस तरह रहेगा, यानी ढाल का क्रम के अनुसार ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका जो अपर्दन हो रहा है या जो ढाल बन रहा है धीरे धीरे, जैसे अवतल ढाल, समतल ढाल, अपन 3 ढाल पढ़ेंगे, तो ये एक क्रमश रूप में बढ़ता रहता है और शीर्ष भाग हमेशा इस तरह रहता है। जो ढाल प्रतिस्थापन के रूप में होता है, उत्थान प्रक्रिया के क्षेत्र को, जहां पर डेविस के अनुसार, ये पेंक के अनुसार, जहां पर उत्थान हो रहा है उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, जहां पर उत्थान हो रहा है उस क्षेत्र को अपन कहते हैं प्राइमारम। क्या कहते हैं, जो पेंक का जहां पर यहां पर उत्थान हो रहा है धीरे धीरे यहां पर, तो इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, प्राइमारम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमारम। फिर अपन बात करते हैं पेंक के मैदान क्षेत्र। अब जैसे ये कोई यहां पर अपर्दित होता हुआ क्या हो जाएगा, एक चित्र में बता देना, यहां अपर्दित होता हुआ ये इस प्रकार से एक मैदान के रूप में, ये तो इस तरह रहेगा भाग पेंक के अनुसार, और जो यहाँ पर जो ये कचरा हुआ है या जो मलबा हुआ है, ये इकट्ठा हुआ है, ये वाला, इस मलबे को अपन क्या कहते हैं, इंड्रप कहते हैं। क्या कहते हैं, इस मलबे को अपन कहते हैं इंड्रप का मतलब होता है ये जो मैदानी क्षेत्र है। इंड्रप इसको किसने कहा था, मैदान को कहा था। जो पेंक महोदय ने मैदान को क्या कहा था, ये जो लगभग समतल प्राय मैदान है, इसको पेंक महोदय ने कहा था इंड्रप। क्या कहा था, इंड्रप। और जो ये बीच में मान लो कहीं पर भी ये मान लो ये शेष भाग रह गए, ये अपर्दन नहीं हुआ, तो इसको क्या कहा गया, इसने अवशेष, ये जो बीच में जो ये अवशेष है ना, इस अवशेष को क्या कहा, इंसेलबर्ग। यानी जो पेंक द्वारा जो नदी के प्रतिस्थापन सिद्धांत में जो उन्होंने कहा कि जो मैदानी भाग होता ना, उसको उन्होंने कहा इंड्रप, जो मैदान के रूप में ये संप्राय आकृति बनेगी, और जो मैदान के बीच में छोटे छोटे जो अवशेष के रूप में बच जाएंगे उनको क्या कहा उन्होंने, इंसेलबर्ग कहा। पेंक के ढाल के विकास की 3 अवस्थाएं होती है। पेंक का जो ढाल है ना, वो 3 अवस्था से गुजरता, 1, 2 और 3। पहले आपके जो होता वो उत्तल ढाल होता है। क्या होता है, उत्तल ढाल का विकास होगा। फिर इसके बाद में आपके सम ढाल का विकास होता है। किस ढाल का विकास, सम ढाल। फिर आपके होता है अवतल ढाल। ये एक क्रमश रूप में प्रक्रिया चलती है। धीरे धीरे जब यहाँ से अपर्दन होगा तो उत्तल ढाल होगा, फिर सम ढाल होगा, फिर अवतल ढाल हो जाएगा। तो ये एक जो विकास की 3 अवस्थाएं होती है, ये यहाँ पर पेंक के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं
पेंक के ढाल विकास में ढाल का जो प्रतिस्थापन होता है, लेकिन शीर्ष कोण हमेशा स्थिर रहता है। अब जैसे देखो, यहां से जो भाग है ये अपवर्तित होता हुआ इधर से इधर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ये धीरे धीरे अपवर्तित होता हुआ यहां तक आ गया। लेकिन ये जो शीर्ष कोण है ये हमेशा क्या रहेंगे, पेंक के अनुसार ये हमेशा शीर्ष कोण है जो स्थिर रहेंगे। जैसे मैंने ये बता दिया। अब जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, गुरुत्वीय ढाल है। ये किस प्रकार का ढाल है, यह जो ढाल की जो शेप स्थलाकृति बनी है, इस ढाल को अपन गुरुत्वीय ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय ढाल। अब देखो, अब जो इनकी क्या अलग अलग अवस्था में जो विकास होता है, तो प्रथम अवस्था में जैसे देखो, प्रथम अवस्था में जब उत्थान व अपवर्तन की क्रिया साथ साथ होती है, पहली अवस्था में जब उत्थान भी होगा और अपवर्तन भी साथ साथ होगा, तब उत्तल ढाल का विकास होता है। पहली अवस्था होती है ना, उसमें उत्तल ढाल का विकास होता है, जब अपवर्तन भी, उत्थान भी हो रहा है और धीरे धीरे अपवर्तन भी हो रहा है, दोनों क्रिया जब साथ साथ होती है पेंक के अनुसार, तो उस समय आपके ढाल का विकास होगा, उत्तल ढाल। फिर अपन बात करते हैं, जब उत्थान समाप्त हो जाता है, जब क्या हो जाएगा, उत्थान समाप्त हो जाएगा और क्षैतिज अपवर्तन धीरे धीरे जो प्रारंभ हो जाएगा। अब जैसे ये धीरे धीरे उत्थान तो ऊपर उठना तो कोई भी भाग समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका धीरे धीरे क्षैतिज जो अपवर्तन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्षैतिज रूप से उसका अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तब अगर अपवर्तन होगा उस समय आपके जो सम ढाल का निर्माण होगा, इस समय सेकंड अवस्था में, सेकंड अवस्था में क्या होगा, सम ढाल का निर्माण होगा, जब उत्थान धीरे धीरे से लगभग समाप्त हो जाएगा और जो क्षैतिज अपवर्तन है वो धीरे धीरे क्षैतिज अपवर्तन करना शुरू कर देगी। फिर बात करते हैं, ये जो क्षैतिज अपवर्तन हो रहा है उस समय आपके सम ढाल का निर्माण होता है। फिर अपन पढ़ते हैं, समानांतर विवर्तन की क्रिया घटित होते रहने से सम ढाल धीरे धीरे पीछे खिसकता है और अवतल ढाल का विकास होता है। जैसे ये तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में आपके जो अवतल ढाल का निर्माण होगा, जब सम ढाल धीरे, जैसे ये मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ये बी और ये आपकी सी में क्या होगा, थोड़ा अंदर की ओर अवतल ढाल हो जाएगा, ये सी। तो ये जो पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, पहली अवस्था सम ढाल उत्तल ढाल निर्माण होगा, फिर वो धीरे धीरे पीछे खिसकेगा यानी प्रतिस्थापन होगा। फिर बी वाली अवस्था यानी सेकंड अवस्था में सम ढाल होगा, फिर वो पर धीरे धीरे प्रतिस्थापित होगा, पीछे खिसकेगा, और वहां पर थर्ड अवस्था यानी सी, यानी जो थर्ड अवस्था में अवतल ढाल का निर्माण होगा। फिर अपन बात करते हैं अगले, यानी जो अवतल ढाल का निर्माण होता है, यानी जो तीन प्रकार के ढाल है, उत्तल ढाल, अवतल ढाल और सम ढाल। अवतल ढाल को गुरुत्वीय ढाल कहते हैं। ये जो ये अवतल ढाल है इस प्रकार का, ये इसको क्या कहा है, पेंक के अनुसार इसको कहा गया है गुरुत्वीय ढाल। जैसे अपन बात करते हैं, इसमें भौतिक अपक्षय, जब ये ढाल का निर्माण होता है, उत्तल ढाल, अवतल ढाल, सम ढाल, तो इसके समय जो भौतिक अपक्षय की क्रिया होती है उसका जो विशेष प्रभाव होता है, भौतिक अपक्षय मतलब ताप, दाब, ये प्रक्रिया, इनके द्वारा जो परिवर्तन होता है उसको अपन भौतिक अपक्षय कहते हैं। जिसमें धीरे धीरे जैसे ये ढाल का निर्माण होगा, यहाँ का जो मलबा टूटेगा ना, ये धीरे धीरे यहाँ नीचे की ओर जमा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये जमा हो गया धीरे धीरे, तो इस जमा वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। और पेंक ने इस मैदान को क्या कहा था, इंड्रप कहा था। क्या कहा था, इंड्रप कहा था। ये ध्यान रखना, जो ये भौतिक अपक्षय का जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर, जिसमें मलबे का निक्षेप होता है, और उस जो मलबे का जो निक्षेप होता है उस निक्षेप के द्वारा क्या होता है, आपके इंड्रप का निर्माण होता है, यानी मैदान का निर्माण होता है, जिसको पेंक ने इंड्रप कहा है। तो आपको मैं ये एक वापस बता देता हूँ, डेविस और पेंक में जो दो अंतर है, एक तो अंतर और एक उन्होंने क्या कहा था, तो ये थोड़ा अंतर आपको ध्यान रखना। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले तो शब्दावली, जैसे ये है आपका डेविस ने दो शब्द काम लिए थे, एक लिया था पेनीप्लेन और एक लिया था मोनेडनॉक। जो पेनीप्लेन का मतलब हो जाएगा मैदान, और जो मोनेडनॉक है उसका मतलब हो जाएगा जो अवशेष के रूप में जो बचे थे ना, उसको इसने क्या कहा था, मोनेडनॉक। अब अपन बात करते हैं पेंक की। जो ये पेंक महोदय है ना,
इन्होंने जो शब्द काम में लिया था है वो लिया था इंडर्फ। और इंडर्फ इन्होंने किसको कहा था? मैदान को कहा था। किसको कहा था? मैदान को। फिर इन्होंने एक शब्द लिया था इंसेलबर्ग। इन्होंने इंसेलबर्ग किसको कहा था? अवशेष को कहा था। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। यानी पेंक ने क्या कहा था मैदान को? तो पेंक ने मैदान को कहा था इंडर्फ, और पेंक ने अवशेष जो टीले रूप में भाग होता उनको इंसेलबर्ग कहा था। और डेविस ने मैदान को कहा था पेनीप्लेन, और डेविस ने कहा था मोनेडोंग। अब इनमें अंतर क्या देखो, ये डेविस और पेंक, ये क्या कहता है? डेविस ये कहता है कि उत्थान और पतन या अपर्दन कहते थे, ये पहले पूरा होगा, ये पहले होगा और ये बाद में शुरू होगा। ठीक है, बाद में। जबकि पेंक क्या कहता है? उत्थान और अपर्दन, ये दोनों क्रिया साथ साथ होती है। क्या होती है? ये दोनों क्रिया साथ साथ होती है। इसने कहा था पहले पूरा उत्थान होगा, उसके बाद में अपर्दन होना शुरू होगा। और जो पेंक ने क्या कहा था? जो उत्थान हो रहा उसी के साथ साथ में क्या हो रहा? अपर्दन भी हो रहा। एक शब्दावली के रूप में इन्होंने प्रयोग लिया था प्राइमारम। ये क्या होता है? जैसे यहाँ पर उत्थान हो रहा है, यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्थान हो रहा है, यहाँ पर ये जो पहाड़ी भाग है ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, कोई मैदानी भाग, तो इस क्षेत्र को जहाँ पर उत्थान हो रहा है उस उत्थान के क्षेत्र को पेंक ने क्या कहा था? प्राइमारम कहा था। किसने कहा था? पेंक ने। तो प्राइमारम की जो शब्दावली है पेंक ने काम ली थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके शब्दावली डेविस, और ये पेंक, और ये हो गया आपके अंतर दोनों का। और फिर मैंने एक प्राइमारम शब्द और आपको बता दिया। तो इस प्रकार से इसके जो ढाल थे उन्होंने, डेविस ने भी 3 बताए थे और इन्होंने भी 3 बताए थे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।